अच्छा, ये चैप्टर नंबर 3 स्टडी आपका, उसके इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं। और ये आसान ही है इंशाल्लाह सारे के सारे। तो हम रिक्वायरमेंट्स शुरू करते हैं। तो सवाल है, व्हाट इज़ द पे बैक पीरियड फॉर दिस इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ हम क्वेश्चन में देख सकते हैं कि हमारी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो $500,000 की है, और लाइफ 10 ईयर्स है, और हर साल हमारी जो कैश फ्लोज हैं वो 200,000। इसका मतलब ये हुआ कि ईयर ज़ीरो में इन्वेस्टमेंट होगी 500,000 की। हम इसको $1,000 में राउंड ऑफ करके लिख लेते हैं। और फिर ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 ऑनवर्ड हर साल 200 का इनफ्लो आता जा रहा है। अच्छा, हमने चूंकि इसका पे बैक लेना है तो हम इसकी क्या बनाएंगे, क्यूमुलेटिव कैश। तो क्यूमुलेटिव कैश फ्लो ये -500, इसमें ईयर 1 का जब 200 ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएगा -300 का। मज़ीद 200 ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएगा -100। और ईयर 3 पे ये आ गया 100। तो ईयर 2 तक तो नेगेटिव है, 2 ईयर्स तो कंफर्म है। थर्ड ईयर का देखना है। इसके लिए क्या देखेंगे, लास्ट क्यूमुलेटिव नेगेटिव जो कि 100 का है, और डिवाइड कर देंगे नेक्स्ट ईयर की कैश फ्लो के साथ जो कि 200 है। तो ये बनेगा 0.5। अब 2 ईयर्स तक तो नेगेटिव था, वो 2 ऐड कर देंगे तो ये आपका सिंपल पे बैक पीरियड बन जाएगा 2.5। तो पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर बन जाएगा सी, 2.5। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जानने चलते हैं। तो ये भी सिंपल पे बैक का ही है, और इस क्वेश्चन में उसने कहा है कि हमारी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो है 1000 की, जबकि ईयर 1, 2 में हमारी रिकवरी है 200 की, 3 और 4 में है 400। तो ये भी बिल्कुल ऐसे ही होगा कि जब ईयर ज़ीरो में हमारी क्यूमुलेटिव कैश फ्लो आ जाएगी 1000 की, उसमें ईयर 1 में जब 200 आएगा तो पीछे रह जाएगा 800। ईयर 2 में फिर 200 आ गया तो पीछे रह गया 600। 3 में जब 400 आया तो पीछे रह गया 200 का, और ये अब 200 पॉजिटिव बन जाए। इसमें ईयर 3 तक तो कंफर्म है, फोर्थ ईयर का पोर्शन निकालना है। तो उसके लिए लास्ट क्यूमुलेटिव नेगेटिव 200 डिवाइडेड बाय नेक्स्ट ईयर की कैश फ्लो 400। तो ये भी बनता है 0.5। 3 ईयर्स तक नेगेटिव था वो ऐड कर देंगे तो टोटल पे बैक पीरियड बन जाएगा 3.5। इसका आंसर बनेगा 3.5। क्वेश्चन नंबर 3 पर बात करते हैं। तो क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज करेक्ट। इनमें से कौन सा डिसीजन जो है वो ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट कहती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आर नॉट रेलिवेंट, ये गलत है। द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंसीडर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, तो आपको पता है आरओसी टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसीडर नहीं करता। स्ट्रेंथ ऑफ द पे बैक मैथड इज दैट इट इज़ बेस्ड ऑन प्रॉफिटेबिलिटी, तो आप जानते हो कि पे बैक मैथड प्रॉफिटेबिलिटी पे बेस नहीं करता। कैपिटल बजटिंग इज बेस्ड ऑन प्रिडिक्शन ऑफ एन अनसर्टेन फ्यूचर, ये ठीक है, क्योंकि देखो जो हम कैपिटल बजटिंग कर रहे हैं वो फ्यूचर ओरिएंटेड है, वो भी लॉन्ग टर्म फ्यूचर है। तो और जो फ्यूचर जो है वो क्या होता है, अनसर्टेन। इसका आंसर बनेगा डी। अच्छा जी, फोर्थ क्वेश्चन फिर से रिक्वायरमेंट है इन्वेस्टमेंट का पे बैक पीरियड। इसको भी जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 किए वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। ये क्यूमुलेटिव कैश फ्लो बनेगी, तो पहला तो -100,000 थी,
फिर 35,000 जब पॉजिटिव आएगा तो ये बन जाएगा -65,000। फिर 3 में जब 38,000 आ जाएगा तो ये बन जाएगा -27,000 -2,000 और ये नेक्स्ट ईयर का बन जाएगा 18। तो यहाँ पे 3 इयर्स कंफर्म में, 4th ईयर का पीरियड देख रहे हैं कितना बनेगा वो। तो लास्ट क्यूमुलेटिव -2,000 का है, जबकि नेक्स्ट ईयर की कैश फ्लो है 20,000, तो ये बनता है 0.1। इसमें 3 ऐड हो जाएंगे, तो जब आप 3 ऐड करोगे तो ये बनेगा पे बैक पीरियड 3.1 ईयर। तो इसका आंसर बन जाएगा बी 3.1। चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की जानिब। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, LEFM कंपनीज कंसिडरिंग टू इन्वेस्ट इन ए न्यू 20-year प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट की जो लाइफ है वो 20 साल है, विद एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ $100,000। इनिशियल इन्वेस्टमेंट $100,000 की है, विद ए स्क्रैप वैल्यू ऑफ $10,000, और स्क्रैप वैल्यू 10,000। विल हैव ए पे बैक पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, यानी 10 सालों में इसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो रिकवर हो जाएगी। द प्रोजेक्ट हैज़ कंसिस्टेंट कैश फ्लोज ईच ईयर। हर साल प्रोजेक्ट की कंसिस्टेंट कैश फ्लोज जो है वो एक बराबर है, लेकिन सवाल में उससे पूछा है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो अब देखो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए आपको इंफॉर्मेशन क्या क्या चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चाहिए कि आपके एनुअल ऑपरेटिंग कैश फ्लोज कितने। अच्छा, अब ऑपरेटिंग कैश फ्लो आप कैसे निकाल सकते हो, तो क्वेश्चन में उसने कहा कि मैंने जो 1 लाख इन्वेस्टमेंट किए हैं उसका पे बैक पीरियड 10 ईयर्स है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हर साल कितनी कैश फ्लो होगी, हर साल कितनी कैश फ्लो होगी कि 10 साल में रिकवर हो जाते। तो वो बनना था, अगर 1 लाख मैंने रिकवर करने 10 सालों में, तो हर साल कितना बनेगा, पर ईयर कैश फ्लो कितनी बनती, 10,000। तो इस क्वेश्चन में इसका मतलब ये है कि जो आपकी ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो ईच ईयर वो कितनी थी, 10,000। ठीक है, देखो ना, $10,000 अगर हर साल मुझे मिलते जाएंगे तो 10 सालों में मेरा 1 लाख पूरा हो जाता। ठीक हो गया। लेकिन ये तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए तो मुझे चाहिए प्रॉफिट। इसमें से लेस कर देंगे हम एनुअल डेप्रीसिएशन को। अब डेप्रीसिएशन कितनी आएगी, तो भाई वो 1 लाख इनिशियल इन्वेस्टमेंट, स्क्रैप वैल्यू है 10,000 की, और डिवाइड करना यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट है 20 ईयर्स, तो इसको 20 पे डिवाइड करेंगे। तो ये जब आप कैलकुलेट करोगे ये बनेगा 4,500 का, जिसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो प्रॉफिट आएगा वो बनता होगा 5,500। अब मुझे इसको इन्वेस्टमेंट पे डिवाइड करना है, और इन्वेस्टमेंट कौन सी लेनी है, तो क्वेश्चन में देखो उसने बताया हुआ है कि एवरेज इन्वेस्टमेंट बेसिस लेनी है। तो एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपकी आती है 55,000। तो जब मैं प्रॉफिट को एवरेज इन्वेस्टमेंट ऑफ 55,000 पे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आंसर बनेगा ये सी 10%। नाउ दैट मीन्स कि जो इस क्वेश्चन में मेरा जो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न है वो बनता है सी 10%। क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करते हैं।
under which investment appraisal using the company's target with the project be accepted, यानी वो कहना चाहता है कि किस मेथड से हम इस प्रोजेक्ट को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। अब देखते हैं, उसने कहा प्रोजेक्ट विथ एन एस्टिमेटेड एवरेज कैश फ्लो ऑफ $3,000 पर ईयर विद एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 9,000। तो 9,000 इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। डेप्रिसिएशन इज स्ट्रेट लाइन विद नो रेजिडुअल वैल्यू एंड प्रोजेक्ट हैज ए लाइफ ऑफ 5 ईयर्स। 5 साल प्रोजेक्ट की लाइफ है और रेजिडुअल वैल्यूज की कोई नहीं। The company has a target return on capital employed of 15% and target payback period of 2.5। अब यहाँ मुझे देखना यह है कि किस मेथड से इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और पे बैक पीरियड दोनों का कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में ऑपरेटिंग कैश फ्लो तो 3,000 की है, 3,000 की, लेकिन डेप्रीसिएशन कितनी है? तो डेप्रीसिएशन के लिए 9,000 इन्वेस्टमेंट, 0 रेजिडुअल वैल्यू और 5 ईयर का लाइफ स्पैन। तो डेप्रीसिएशन कितनी आएगी? ये बन जाएगी 9,000 डिवाइडेड बाय 5, ये आती है 1,800 की, जिससे प्रॉफिट जो है वो आएगा 1,200। अब यहाँ पर देखो, उसने खुद मेंशन किया हुआ है कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट की बेसिस पर लेना है। दैट मीन्स अब इस 1,200 को 9,000 पर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बनेगा 13.3%। अच्छा, टारगेट जो है वो चूंकि 15% है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी टारगेट से कम है, तो भाई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बेसिस पर तो ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं होगा। अब सिमिलरली जरा पे बैक पीरियड देख लेते हैं। तो पे बैक के लिए अगर मैं कैश फ्लो बनाऊं तो ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2 एंड ईयर 3 तक की बना ले तो काफ़ी है। वैसे तो 4 भी आना है और 5 भी। तो 0 में इन्वेस्टमेंट होगी 9,000 की, फिर हर साल रिकवरी है 3,000। तो अगर मैं इसकी क्यूमुलेटिव कैश फ्लो बनाऊं तो ये होगा -9,000, फिर जब 3,000 आ जाएगा तो ये बन जाएगा -6,000, ये बन गया -3,000 और फिर ये एग्जैक्ट 0। तो एग्जैक्ट 0 क्या इंडिकेट करता है कि पे बैक पीरियड कितना है? एग्जैक्ट 3 ईयर्स। लेकिन अब टारगेट जो है वो 2.5 ईयर्स का है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पे बैक बेसिस पर भी ये प्रोजेक्ट जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं। तो इसका आंसर फिर बनेगा नाइदर 1 नॉर 2, यानी कि डी। क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब चलते हैं। इन रिलेशन टू द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इन्वेस्टमेंट अप्रेजल मेथड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी और आरओसी की सेम में रखते हुए। ए आरओसी लीड्स टू बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस सिंस इट यूजेस अकाउंटिंग प्रॉफिट। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है, क्योंकि अकाउंटिंग प्रॉफिट्स को मैनिपुलेट किया जा सकता है, ये तो इसकी बड़ी वीकनेस है। आर इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट विद ए आरओसी ग्रेटर देन द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल शुड बी एक्सेप्टेड। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हम आरओसी को वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल से नहीं करते, बल्कि टारगेट आरओसीई से कंपेयर करते। ठीक है, इससे ये स्टेटमेंट गलत। अब ज़रा से अगर आपका कॉन्सेप्ट वीक होगा तो आप बी को ठीक कर दोगे, बी को टिक कर दोगे।
हालांकि बी गलत है, बी में आपको टारगेट आरओसी से कंपेयर करना है। All investment project with the ROC less than the current ROC of an organization should be rejected. तो once again ऐसा नहीं है। अब क्यों नहीं है? once again हम current ROC of an organization से कंपेयर नहीं करते, बल्कि किससे कंपेयर करते हैं? टारगेट के साथ। इसलिए सी स्टेटमेंट भी गलत होगी। और डी कहता है आरओसी टेक्स इनटू अकाउंट ऑल ईयर्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। तो ये स्टेटमेंट जो है वो ठीक है, क्योंकि हम होल लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट आरओसी में कंसीडर किया करते थे। फाइनली आखिरी क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ इनिशियल इन्वेस्टमेंट 100,000 की, रेजिडुअल वैल्यू 0, प्रोजेक्ट की लाइफ 10 ईयर्स, जबकि एनुअल प्रोजेक्ट कैश फ्लो जो है वो 14,500 की है। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न निकालना है बेस्ड ऑन द एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो कितनी आ गई? 14,000 की। इसमें डेप्रीसिएशन आ जाएगी 100,000 डिवाइडेड बाय 10, तो 10,000 की, जिससे प्रॉफिट जो है वो कितना होगा? 4,000 प्रॉफिट। अब एवरेज इन्वेस्टमेंट की बेसिस पर निकालना है, तो एवरेज इन्वेस्टमेंट कितना होगा? स्क्रैप वैल्यू चूंकि 0 है, तो सिंपली इनिशियल इन्वेस्टमेंट को ही डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 50,000 पे। मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी, उसको ठीक कर दूं। ऑपरेटिंग कैश फ्लो 14,500, इसका मतलब है ये भी 4,500 होना चाहिए। ठीक है। तो अब अगर मैं इस प्रॉफिट को एवरेज इन्वेस्टमेंट 50,000 पे डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 9%, जो कि इस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी। तो ये स्टडी हब के अंदर जो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का पहला क्वेश्चन है, उसके 8 ऑब्जेक्टिव टेस्ट थे, सारे के सारे डिस्कस करें।